तो 9th क्लास वालों, आई होप आप अच्छे होंगे। फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसे ही बच्चों चाहिए जो क्वेश्चन करे। ऐसा नहीं मैंने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया बस, ऐसा नहीं। आप बुक पढ़ो, कोई भी एक वर्ड ऐसा है जो समझ नहीं आता है मुझे व्हाट्सएप में बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ, बस आपका क्वेश्चन आएगा, उसके जस्ट बाद 1 मिनट के अंदर ही आंसर जाता है, ठीक है। तो आपका ये लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 5, एपिसोड नंबर 5, और ये लास्ट एपिसोड है। आज इस चैप्टर का खात्मा होने वाला है। चलो तो खात्मा करते हैं इसका, ठीक है। तो कल मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था, उसका लास्ट में आपको यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, या जिसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद, और आईएमएफ के बारे में बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, उसके बारे में भी आपको आज फिर बताऊंगा। यूएनओ के बारे में बताऊंगा, वीटो पावर के बारे में बताऊंगा। तो देखो यूएनओ के 193 सदस्य हैं, लास्ट सदस्य साउथ सूडान है, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका पहले नाम था लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 जनवरी 1920 को, 1920, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन का रहते हुए भी हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गई थी। मुझे लग रहा है मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट। लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हाँ, मैं ये जो बता रहा था 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन, इसका पहला नाम था यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको पहले बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। कल भी मैंने बताया था इसका एस्टेब्लिशमेंट 10 जनवरी 1920 को हुआ था, और इसके फाउंडर कौन थे? वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन, ठीक है। जब हमारा देश, हमारी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो असर पड़ा उसको झेल चुकी थी, उससे देखते हुए पूरे वर्ल्ड के जो भी देश हैं सारे ने कहा कि वर्ल्ड बेसिस जो भी कुछ समस्या है उनको निपटारा के लिए एक वर्ल्ड बेसिस एक संगठन बनाया जाए। तो लीग ऑफ नेशन वुडरो विल्सन के नेतृत्व में बनाया गया 10 जनवरी 1920 को। लेकिन 10 जनवरी 1920 को तो बनाया गया लीग ऑफ नेशन, इसको रहते हुए फिर से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई, जो 1939 से 1945 तक, आपको पता होगा, मैंने हर एक वीडियो में बता रहा है। तो लीग ऑफ नेशन का रहते हुए भी दूसरी वर्ल्ड वार अगर छिड़ गई तो सारा देश सोचने लगा कि क्या काम का लीग ऑफ नेशन, इसमें सुधार की जरूरत है। तब 24 अक्टूबर 1945 को दूसरी वर्ल्ड वार के बाद इनका नाम चेंज करके यूएनओ रख दिया गया, ठीक है, यूनियन नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और भारत इसका सदस्य बना 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1900। और आपको बता दे कि जिस समय ये स्टेब्लिश हुआ था उस समय 50 देश मिलके एक हस्ताक्षर किया एक पत्र पे, तब यूनियन नेशन बना, यूनाइटेड नेशन बना, सॉरी यूनियन नेशन बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद स्टेब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, 50 देश मिलकर किए, ठीक है। और हर देश का जो है ना इसमें वोट का अधिकार सेम होता है, कहाँ? यूएनओ में नहीं, आपको यूएनए के 6 प्रमुख अंग हैं उसमें, जिसमें एक है आपका महासभा, जिसमें 193 देश को एक एक वोट का अधिकार है, या वो वीटो पावर हो या नॉन वीटो पावर हो, या स्थायी सदस्य हो या अस्थायी सदस्य हो, चाहे कोई भी, हर एक कंट्री का एक वोट का वैल्यू एक होता है, सबका वोट का वैल्यू समान है, ठीक है। अब देखो इसके 6 प्रमुख अंग है, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा, आपके बुक में नहीं दिया है। और यूएनओ के
15 स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना था लेकिन आपको बता देता हूँ। सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 हैं। आपको सिर्फ सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो ये देखिए, सुरक्षा परिषद कुल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। पहले 10 ही थे, 5 अस्थायी, 5 अस्थायी और 5 अस्थायी, लेकिन इसमें बढ़ाई गई कुछ, तो उसमें हो गए 15, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। इसमें बढ़ने की चांस रहती है बार बार, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जिस समय बनाया गया उस समय विश्व की स्थिति कुछ अलग थी, अभी कुछ अलग है, तो चेंजिंग जरूरी है, इसमें अभी भी जरूरी है बहुत। अस्थायी सदस्य में जो भी उनको वीटो पावर मिला, भाई वीटो पावर क्या होता है? अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। और बता दें, लास्ट में आपका 2 मिनट बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, उसको देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है? अगर 20 मिनट से प्लस नहीं हुआ तो मैं वो वीडियो जरूर बताऊंगा। वो सिर्फ नॉलेज के लिए है, और आपको इंटर तक वो कहीं से कहीं नहीं मिलेगा, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको मैं बता दूंगा ताकि आप किसी को समझा सकते हैं इंडिया क्यों नहीं हमारा वीटो पावर बन पा रहा है, क्या रीजन है। देखिए, जो भी अस्थायी सदस्य सबके पास वीटो पावर है, ठीक है? वीटो का मतलब ही होता है, वीटो लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है मैं मना करता हूं। अगर कोई भी वीटो पावर, जो भी कंट्री 5 सदस्य है, अगर कोई भी कानून निकला और एक भी वीटो पावर कंट्री बोल दिया हम इससे असहमत हैं, तो वो बिल पास नहीं होगा, वो कानून नहीं बनेगा, चाहे वो पर आपको इफेक्ट में नहीं लाया जाता, प्रभाव में नहीं ला सकता। वीटो का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम जो बोलेंगे सो होगा, चाहे इसमें ये नहीं कहता है 5 है तो इसमें 2 या 3 को देना होगा, 2 नहीं भी देगा तभी निकलेगा। एक मना किया तो मना कर दिया, खत्म, कहानी खत्म। यानी 4 मान लो, कह रहा है कि 4 मान लो, आपको 4 अमेरिका, रूस, फ्रांस और अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन बोल रहा है कि भारत को अस्थायी सदस्य बनाओ, चीन बोल रहा है नहीं, तो नहीं बनेगा। तो बहुत बार, सबसे ज्यादा रूस किया है वीटो पावर का यूज, 132 बार लगभग में किया है, ठीक। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अस्थायी सदस्य जो होते हैं, अस्थायी सदस्य आप समझ गए हैं, वीटो पावर वाले 5 सदस्य हैं, और अस्थायी सदस्य आम सभा के द्वारा 2 वर्षों में चेंज होते रहते हैं, 10 जैसे हैं। अभी तक हमारा देश इंडिया 7 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सभी सदस्यों की मताधिकार समान नहीं है। आपको सुरक्षा परिषद की बात नहीं हो रहा है, आम सभा की बात नहीं हो रही, ये अलग हो रही है IMF की, ठीक है। जो देश इसमें ज्यादा योगदान देता है उसकी जो वोट का वजन होता है इसमें ज्यादा होता है, यानी जो वो देश ज्यादा योगदान करती है वो जो चीज बोलेगी मुद्रा कोष वही करेगी। ऐसा ही एक WBG है जिसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं, यानी हम लोग बोलते हैं विश्व बैंक संगठन या संस्था बोलते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है ना, अमेरिका नागरिक ही हमेशा रही है अभी तक, भले वो आगे हो। और वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? अमेरिका के वित्त मंत्री, ठीक है। और देखो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी सेम चीज को फॉलो करता है कि जो जितना देश योगदान करेगा वर्ल्ड बैंक को, उतना ही उसका उस चीज में वजन ज्यादा होगा। उस चीज मतलब कि वर्ल्ड बैंक को ये बोलेगा इस देश को दे दो तो दे देगा इतना, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का सबसे अच्छी चीज ये है कि वर्ल्ड बैंक आपको गरीब देश को पैसा देती है तो वो वापस नहीं लेती है, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद, ऐसे नहीं कि कोई देश आई बोली मुझे इतने की जरूरत है दे दो, ऐसे नहीं होता। वर्ल्ड लेवल पे वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सच में ये देश को कमी है नहीं है, तो वर्ल्ड लेवल पे इसीलिए संस्थान होती है, ठीक है। हमारे गांव में नहीं है ना कि ऐसा अपना सामान रख लिए दूसरे से मदद मांगना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाली बात है, ये 10-20 रुपये नहीं मांगते हैं, ये करोड़ों रुपये मांगते हैं। तो पहले सब कुछ पता लगती है, उसको कुछ कागज पे दस्तखत होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, कुछ सहमति प्रदान पत्र होती है कि बाद में अगर आपकी स्थिति सही हो गई तो आप रिटर्न कर देना, चाहे कुछ भी होता होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। विश्व लोकतंत्र को मजबूत करने का सुझाव, यानी यूएनओ में सुधार की मांग क्या क्या हो रही है कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए भाई? क्योंकि सुरक्षा परिषद चाहे यूएनओ जब बना उस समय देश की कंडीशन कुछ और थी, अभी कुछ कंडीशन और थी। देश की कंडीशन उस समय क्या थी
कि 1945 में बनी कि 2 पावर ब्लॉक थे, लेकिन 1951 के बाद क्या हुआ, 1 पावर ब्लॉक बन गए अमेरिका। और क्या हुआ, बहुत सी कंट्री लोकतंत्र हो गई। और क्या हुआ कि आपको उपनिवेश धीरे धीरे खत्म होने लगा, बहुत सारे देश में उपनिवेशवाद खत्म हो गई थी। तो बहुत सारी चीज जब चेंज हुई तो यूएनओ की जो भी स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज होनी चाहिए। तो इसीलिए सुरक्षा के अस्थायी सदस्य में थोड़ा चेंजिंग की मांग बढ़ रही है, ठीक है। और यूएनओ के आम सभा में सदस्य देशों की प्रतिनिधि की संख्या उस देश की आबादी के आधार तय हो, ये कहा जा रहा है। यानी मान लो कोई देश छोटा है और एक देश बड़ा है, यहाँ भी 1 वोट का वैल्यू है, यहाँ भी 1 वोट का वैल्यू है। तो इनका कहना है, कुछ लोगों का, कुछ का मानना है कुछ देशों का, कि जनसंख्या के आधार पर वोट की वितरण हो, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या 200 है, 200 पर 1 वोट है एक कंट्री का, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले देश करके और ऐसे करके करो, ठीक है। यूएनओ के सभी कार्यालय विश्व के अलग अलग स्थान पर होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक जगह पे, जैसा कि अभी है। यूएनओ के सभी मुख्यालय आपको कहाँ है, आपको अमेरिका में मिलेगी अधिकतर। तो इससे क्या होती है, अमेरिका और पावरफुल होती है। अगर वो अपना वर्चस्व खत्म करती है तो वहां से सारा कुछ हटा, इसीलिए उनका वर्चस्व ज्यादा है। उन्होंने जगह दे रखे हैं यूएनओ को सब कुछ लगाने का, ठीक है। सारा कार्यालय, अधिकतर कार्यालय आपको यूएनओ का अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल, वो अपना इंटरेस्ट अगर हटा लिया तो यूएनओ की चलना थोड़ा, यूएनओ का काल में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे योगदान देती है। सबसे ज़्यादा योगदान यूएनओ में अमेरिका ही देती है। आपका 2 टॉपिक जो था वो आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा इसमें नहीं समझाएंगे, कल समझा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र 6 प्रमुख सदस्य अभी बता दिया था, 5 अस्थाई कौन कौन है वो भी देख ले, 10 अस्थाई 2 साल के लिए ही होते हैं, बाद अभी तक 7 और इसके कार्य आप देख लें, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। कल भी समझाया था, ठीक है। और आप देख के अभी नोट डाउन कर लेंगे। देखो आईएमएफ के बारे में थोड़ा देख लो, आप नोट डाउन कर ले, कोई समझाने की इसमें नहीं समझाऊंगा, मैं सब समझा चुका हूँ कल। स्थापना 1944 में और मुख्यालय डीसी वंशीगठन डीसी, सदस्य इतना है, लास्ट सदस्य नेरोर है, आइसलैंड है एक नेरोर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, मौद्रिक सहयोग करता है, यानी रुपया सहयोग करता है, ठीक है। आप देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, पॉइंट आप देख ही रहोगे। अब देखो यूएनए सेकेंड वर्ल्ड के बाद, और इससे पहले ही पेज था ये, सॉरी बीच में ये मेरा पेज आ गया। यूएनए सेकेंड वर्ल्ड वार है ये के बाद बनाया गया, लेकिन 1951 में सोवियत संघ के बिगड़ने के बाद देश में अनेक परिवर्तन हुए, इसीलिए यूएनए में बदलाव की जरूरत है, जैसा कि मैंने बताया था। अब देखो इराक पे कुछ नजर डालते हैं, अमेरिका ने क्या गलत किया, क्या सही करा है। देखो इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है, इसके बगल के देश का मैं नाम लिख दिया हूं ताकि आपको एक देश के बदले 3-3 देश याद रहे कौन कहां पे है। आप अगर देश का नाम देखते हो तो आप क्या करो, मैप में जाओ और देश को देखो, ठीक है। इराक कहाँ पे है, सऊदी अरब कहाँ है, क्योंकि फिगर में आपका इमेज की तरह अगर आपका दिमाग सोचने लगा तो आप ज़्यादा याद कर पाओगे, ठीक है। 1932 में क्या हुआ, इराक जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ। कल बच्चे ने उपनिवेशवाद भी पूछा था कि क्या होता है, तो उपनिवेशवाद ये होता है कि दो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। मान लो ये इंडिया है, ये ब्रिटिश है। अगर एक भौगोलिक क्षेत्र पर, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लोग यहाँ आके शासन व्यवस्था कायम करते हैं, अपना आधिपत्य लागू करते हैं, अपना कानून चलाते हैं, तो ये कंट्री ये इसके उपनिवेश हो जाता है, ठीक है। इसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। 3 दशक बाद यहाँ फौजी सैनिक की शासक सरकार यहाँ पे तख्ता पलट कर दी। सरकार की तख्ता पलट कौन कर दी, सैनिक ने। 1967-68 में अरब सोशलिस्ट वाथ पार्टी का शासन था। स्टार्टिंग हुआ 1967 में अरब सोशलिस्ट वाथ पार्टी। इसका नेतृत्व किसने करा, सद्दाम हुसैन। आप नाम इसका जानते होगे, विख्याति नाम है, थोड़ा क्रूर बन गया था कुछ दिन के बाद, ठीक है। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामिक कानूनों को हटाया, ठीक है। जो इराक जो है मुस्लिम कंट्री थी, यहाँ जो मुस्लिम कानून थे, इस्लामिक कानून थे, इसको हटा दिया। किसने, सद्दाम हुसैन ने, इनकी सरकारों ने, सोशलिस्ट वाद पार्टी ने। और औरतों को अनेक अधिकार दिए जो अन्य पश्चिमी देशों में कहीं नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये तो काम अच्छा करा मेरे हिसाब से कि औरत को मुसलमान में थोड़ा अधिकार कम है,
वो हमारे समाज में देखा जाता है, आप भी गौर कर सकते हो। लेकिन इन्होंने औरत को बहुत सारे अधिकार दिए, ये काम अच्छा करा। लेकिन इन्होंने धीरे, जब राष्ट्रपति बन गया 1979 में, सद्दाम से राष्ट्रपति बने, तो इसकी क्रूरता का इन्होंने अपना खुद परिचय दिया। क्या करा? तानाशाही चलाई। कहाँ? आपको इराक में। विरोध करने वाले लोगों पे दमन करना स्टार्ट कर दिया। देखो राष्ट्रपति बन गया तो कितना बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक विरोधियों की हत्या की, ठीक है। और जो भी इनके खिलाफ राजनीतिक लड़ते थे उनकी हत्या कर देते थे। जातीय अल्पसंख्यक जो कम आबादी में कोई जाति था उस पर नरसंहार करा, ठीक है। अब देखो अमेरिका और ब्रिटेन ने इन देशों का, इनकी क्रूरता का अवहेलना करा, लेकिन अमेरिका ने इससे आगे चढ़ कर बहुत सारे स्टेप लिए। पहली बात कि आपके बुक में सिर्फ जनसंहार वाले दिए हुए हैं, मैंने 2 बताया है आपको नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए। देखो अमेरिका ने 2 बार इराक पे आक्रमण करा। कितने बार? 2 बार। एक बार कब? जब कुवैत पर 1990 में अगस्त के कब्जा कर लिया था इराक ने कुवैत पर। लेकिन यूएनओ ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन इराक मानने को तैयार नहीं था। तब यूएनओ ने ऑर्डर दिया कि इराक पे कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अमेरिका ने उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया था। इसमें 1990 में जब इराक जो कुवैत पर आक्रमण किया था, इराक को हटाने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया था। आई होप ये समझ गए होंगे। इस घटना को पूरे दुनिया में लाइव दिखाया गया था कि देखो अमेरिका का पावर। इसमें से 60-80% सैनिक अमेरिकी थी, और भी कंट्री थी, 36 कंट्री मिलके इस पे कार्रवाई करी थी। कुवैत पर जब ये करा था, इस ऑपरेशन में 36 कंट्री के आसपास थी, ठीक है। इसमें 1,60,000 सैनिक थे इस ऑपरेशन में इराक को हटाने के लिए, और सबसे ज़्यादा सैनिक अमेरिका की थी। और आपके बुक में ये दिया हुआ है। और फिर 2003 में 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने फिर से इराक पे आक्रमण कर दिया और आरोप लगाया कि यहाँ जनसंहार की हथियार बन रही है, जो कि दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है, दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। इसमें अमेरिका ने इस पे कानूनी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाई। कब? 2003 में। लेकिन यूएनओ ने इसका कोई अनुमति नहीं दिया था। जब यूएनओ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो कुछ और पता चलता है। इनका एम क्या था अमेरिका का? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अगर आप समझते होंगे तो वही इनका एम था। आपको समझाते हैं क्या एम था, देख लीजिए। आपको आपके बुक में नहीं मिलेगा। किधर गया? अच्छा इधर समझा दिया। हाँ समझा दिया। हाँ, अमेरिका आक्रमण करने के पीछे अमेरिका का लोभ क्या था? देखिए, इराक में तेल भंडार ज़्यादा था, वहाँ सोचता था हम अपना शासन करें, ठीक है। और अपना मनपसंद सरकार इराक में बनाना चाहता था अमेरिका, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे इनकी क्या एम थी। यूएनओ ने इन्वेस्टिगेशन भी कराया कि सच में ये इराक जो है जनसंहार की हथियार बना रही थी। ऐसा कोई चीज़ नहीं निकला, और पता चला कि अमेरिका का कुछ अलग ही एम था कि इराकी तेल भंडार पे अपना दायित्व अपना स्थापित करे, अपना मनपसंद सरकार बनाए इराक में। तो इन लोगों से अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 19 मार्च 2003 को चलाया था। यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान थे उस समय, और इराक पे जो आक्रमण हुआ अमेरिका ने करी वो गैर कानूनी माना गया। उन्होंने कहा ये सही तरीका नहीं है, ये गैर कानूनी है। तो आपका अब भी हो गया 18 मिनट, चलो 19 मिनट हो गया। ये लास्ट आपको समझा देता हूँ कि इंडिया यूएनओ का अस्थायी सदस्य क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो, एक पहली नंबर एक G4 कंट्री है, ठीक है। इसमें है इंडिया, फास्ट बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। जी से जर्मनी, जे से जापान, बी से ब्राजील, ठीक है। लिखा नहीं हूँ पूरा। अब देखो, इंडिया और जापान आपको एशिया से आता है, ये लिख दिया हूँ, ठीक है। आप लिख लेना एशिया। और ये जर्मनी आता है आपको यूरोप से, और ये ब्राजील आता है आपको साउथ SA लिख देता हूँ, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका से। अब देखो G4 कंट्री, ये 4 देशों का ग्रुप है। अगर मान लो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं ना आपके, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है।
अब इसमें आपको ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों आपको यूरोप कंटिनेंट में आते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। एशिया से चीन ऑलरेडी है, ठीक है, और अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से ऑलरेडी है। कंटिनेंट की बात कर रहा हूँ, ये एशिया कंटिनेंट में। अब देखो इंडिया जापान, इंडिया क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि साउथ अमेरिका आवाज उठाएगा कि हमारे साउथ एशिया से, साउथ अमेरिका से कोई भी देश अस्थाई सदस्य नहीं है। आपके एशिया में ऑलरेडी चीन है। ये जर्मनी क्यों नहीं बन पाएगी? कि ये तीनों आवाज उठाएगा कि आपके यूरोप कंटिनेंट से दो ऑलरेडी हैं, जो ब्रिटेन और फ्रांस हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। और एक रीजन और क्या है कि जापान का जो है ना, आपको चीन ऐतिहासिक दुश्मनी रहा है चीन के साथ। चीन के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी रहा है जापान को। और इस G4 कंट्री में आपको इंडिया भी है, तो चीन कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया का। कहेगा ये तो जापान के साथ है, तो मैं क्यों करूं? जापान के साथ का ऐतिहासिक दुश्मनी है। तो यही है प्रॉब्लम कि चीन इंडिया के साथ, इंडिया को छाड़ देता है वीटो पावर के, इसके पास जो पावर है वो वहाँ पे छाड़ देता है कि इंडिया नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है क्राइटेरिया है कि अस्थायी सदस्य बनने के लिए वो पूरे तरीके से फुलफिल करती है, बट ये वीटो पावर के कारण नहीं बन पाती है। तो यही है कि चेंजिंग होना चाहिए। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जाने, नॉलेज उनका भी बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन की जो बटन होती है उसको दबा देंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर से अगले। आज आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास वालों का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।